नान का रिजल्ट जो है ख़राब आने की वजूहात आपके नज़दीक क्या है? बहुत खूबसूरत सवाल किया सर। पहली बात तो ये है, मैं इतना खुश हूँ इस रिजल्ट पे। खुश ये है? जो खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ, मैं वजह बताता हूँ अच्छा, कि इस बम ने किसी न किसी दिन फटना था। ठीक। हम ट्रेडिशनल तरीके तालीम पे चल रहे थे, एसएलओ बेस नहीं था, रटिफिकेशन सिस्टम ठीक, था, चीटिंग भी होती थी। सर इस दफ़ा क्या हुआ है, ठीक। फेडरल बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है। हमारे जितने 2 स्कूल खोल रहे हैं, ये गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। अगर हम 40,000 को छोड़ दें तो इनके पास टेंट में भी जगह नहीं होगी, कहाँ पढ़ाएंगे ये। माजरत के साथ, क्योंकि एक प्रोफेशनल इंटरव्यूज में बैठा हूँ, मैं वो बात नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह रजिस्ट्रेशन मिलती है, ठीक। क्या क्या नज़ीर्स हैं आपके पास में। आई डोंट वांट टू शेयर इट हियर। सही। अब उन स्कूलों को गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन देने के बाद, ताल्लुकदारी के बुनियाद पर, सिफारिश के बुनियाद पर देने के बाद, फिर वो दूसरे स्कूल भी इज्जत में आ जाते हैं जिनके पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद थे। है। मैं बहैसियत पेन सदर कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हमें कंट्रोल करें। हमारे वो स्कूल जो क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं उनको कंट्रोल करें, उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख करें। ब्लेम लगाते हैं जी गली मोहल्लों में स्कूल खोलते हैं जी 2 कमरों पे। गवर्नमेंट डिप्टी डायरेक्टर को प्रॉपर एप्लीकेशन देते हैं जी, आप आके विजिट करें, इंस्पेक्शन करें, क्राइटेरिया मीट कर रहा है नहीं कर रहा है, कमरे पूरे हैं नहीं है, वॉशरूम पूरे हैं नहीं है, लैब है नहीं है, प्लेग्राउंड है नहीं है, मकान पक्के हैं नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूँ कासिम नसीम। नाजरीन, आपके मालूम है कि हम हफ्ते में 2 दिन मुल्क के अहम तरीन शख्सियात से और बिलखुसूस जो मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस इंटरव्यू के ज़रिए उनके उस मखसूस शोबे में जो खिदमात वो अंजाम दे रहे हैं और जो कामयाबियाँ हो रही हैं उस हवाले से सवालात करते हैं ताकि आपके मालूमात में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो सके। आज हमने एक तरीके से पैनल डिस्कशन का अहतमाम किया था कि बल्तिस्तान में तालीम की दस्तियाब सहूलतें और बिलखुसूस मयारी तालीम को फ़रोग़ देने के हवाले से क्या कुछ इक़दामात हो रहे हैं। और फिर अभी इस वक्त कौमी मीडिया को देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, निजी और दूसरे महाफिल को देख लें, हर जगह जमात नहूम के जो सालाना नताइज थे फेडरल बोर्ड के वो ज़ेर बहस है। तो हम चाह रहे थे कि इसको भी हम ज़ेर बहस लाएँ कि अगर नतीजा ख़राब आए तो उसकी वजूहात क्या हैं और किस स्कूल में कितना % रिज़ल्ट रहा। तो इस पैनल डिस्कशन के लिए हमने ज़हमत दी है गवर्नमेंट सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। गवर्नमेंट सेक्टर से हमने डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन जनाब फ़ारूक अहमद साहब को ज़हमत दी थी। उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए कमिटमेंट भी की थी कि वो तशरीफ़ लाएँगे, लेकिन अभी ऐन वक्त पे उनके किसी मजबूरी की वजह से वो तशरीफ़ नहीं ला सके। तो उनकी नशिस्त खाली है। जब भी वो तशरीफ़ लाते हैं किसी भी मरहले पे तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और गवर्नमेंट सेक्टर के हवाले से वो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्राइवेट जो एजुकेशन नेटवर्क है, यहाँ पे जो स्कूलों का एक नेटवर्क है उसकी तंजीम के सदर हैं। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के नाम से ही इनकी तंजीम है पैन। बल्तिस्तान में काफ़ी सारे इनके स्कूल हैं और हज़ारों की तादाद में तलबा व तालिबात निजी स्कूलों में भी ज़ेर तालीम है। तो इस तंजीम के सदर हैं जनाब मोहम्मद मीर साहब। आप यहाँ पे बल्तिस्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज भी चला रहे हैं और 2 साल से इस तंजीम के आप सदर हैं। तो तालीम के हवाले से आपका वसी तजर्बा भी है। आप अमेरिका, यूके, ईरान, तुर्की और दुबई वगैरह में तालीमी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसों के हवाले से आप एक्सपोजर विजिट्स भी कर चुके हैं और अपने स्कूल में तदरीस के साथ साथ आप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी आपकी बड़ी खिदमात हैं। तो आज क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर साहब अभी तक तशरीफ़ नहीं ला सके तो हम जो रिज़ल्ट के मुतल्लिक जो मामलात थे उसको फ़िलहाल हम ज़ेर बहस कम लाएँगे। ज़ेर बहस ज़रूर लाएँगे, लेकिन हमने हर स्कूल के हवाले से तफसीलात में जाना था, लेकिन क्योंकि आज एजुकेशन डिपार्टमेंट का नुमाइंदा मौजूद नहीं है लिहाजा हम इनको आइंदा किसी प्रोग्राम के लिए मौखर करेंगे। तो हम ओवरऑल यहाँ पे फ़रोग़ तालीम और फ़रोग़ तालीम में जो निजी इदारों का किरदार है उस हवाले से हम फोकस करेंगे। तो मीर साहब आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद भी कहूँगा और गुफ्तगू का आगाज़ हम इस तरह करेंगे कि बल्तिस्तान में किस तरह से निजी शोबे में स्कूलों का क़याम का अमल शुरू हुआ और बतदरीज अभी किस नहज पे है प्राइवेट जो इदारे हैं तालीम को यहाँ आम करने के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया कासिम नसीम साहब। सबसे पहले मैं सियाचिन टाइम्स के चैनल का बहुत मशकूर ममनून हूँ कि आपने आज इन अहम इश्यूज़ पे डिस्कस करने के लिए मदऊ किया और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आवाम को कुछ जो प्रॉब्लम्स है, कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, उनकी क्लियरिटी भी करेंगे हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए। जी तो मैं सर सबसे पहले आपके सवाल की तरफ आता हूँ
تو پرائیویٹ سیکٹر جیسے آپ کو مجھ سے بہتر بھی معلوم ہے کہ سب سے پہلے اسکردو میں 1990 میں جب میں 6ٹھی میں پڑھ رہا تھا اس وقت ایک سکول تھا پبلک سکول اینڈ کالج کے نام سے، اور اسی اسنا میں ہی ہمارے یوسف صاحب نے، پروفیسر یوسف صاحب نے جنہ پبلک سکول کا قیام عمل میں لایا، جی اور اس کے ساتھ بڑھتے بڑھتے ود ان 3 ڈیکیڈز میں اس وقت آپ یقین کریں کہ صرف سکردو سٹی کے اندر جو ہماری پین تنظیم کے انڈر میں امبریلا میں جو سکولز ہیں وہ 86 سکولز ہیں، ٹھیک، ادر دین آرمی پبلک سکول، کیڈٹ اور یہ پبلک سکول جو ہمارے پاس نہیں ہے، 86 سکولز ہیں، اور پورے بلتستان میں تقریباً 250 سکولز، پرائیویٹ سکولز، نجی تعلیمی ادارے اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہماری تنظیم کا قیام تقریباً 12-13 سال پہلے ہوا تھا، اور اس سے پہلے ہمارے 2 صدور گزرے ہیں، تو اس وقت میں اس کو لیڈ کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہم اپنے بساط کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے پیرالر جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں اور کنٹریبیوشن دیں۔ جی میر صاحب، آپ نے فرمایا کہ 250 سکول اس وقت پورے بلتستان میں ہیں اور 86 غالباً سکردو سٹی میں ہے، تو اگر آپ یہ فگر ہمارے ناظرین تک شیئر کر سکیں کتنے طلباء و طالبات ہیں جو اس وقت زیر تعلیم ہیں نجی اسکولوں میں؟ اس وقت سر 45,000 سے اوپر سر نیم وہ پرائیویٹ سکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ایک فیکٹر میں بتاؤں، گلگت بلتستان کے اندر نہ آپ کے پاس انڈسٹریز ہیں، نہ آپ کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہیں، سب سے بڑی انڈسٹری میں پرائیویٹ سیکٹر کو دوں گا، بے شک فیس ان کی سیلری کم ہے، پھر بھی جو ہمارے بلک میں لوگ آ رہے ہیں، گریجویٹس آ رہے ہیں یونیورسٹیز سے، ہر سال سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں ہر مہینے، ان کی کھپت کے لیے کم از کم ہم ان کے لیے اپرچونیٹی دیتے، تقریباً 5,000 ملازمین ہیں اس وقت جن کو بلتستان بھر میں۔ تو یہ جو اسکول ہے اس میں یقیناً ECD سے کلاسوں کا آغاز ہوگا، ECD سے لے کر کس سطح کی کلاسیں چل رہی ہیں اور کس سطح تک آپ تعلیم دے رہے ہیں؟ اس وقت سر بلتستان میں جو پرائیویٹ ہمارے پین کے انڈر جو سکولز ہیں ان میں ECD سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ادارے ہیں، اچھا، اور ویسے ہمارا مین فوکس انٹرمیڈیٹ تک ہے، FSC لیول تک ہے، تو اس کے علاوہ 1-2 سکولوں نے ایکسٹینڈ کر کے اس کو یونیورسٹی لیول تک بھی لے گیا، BS کی کلاسز بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک، تو ECD سے لے کر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک کی کلاسز چل رہی ہیں۔ ٹھیک، یہ دیکھنے میں آیا جس طرح بھی آپ نے فگر بھی بتایا 250 اسکول بہت بڑی تعداد ہے، اور یقیناً اسکول اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں، جس طرح آپ کا ایکسپوجر بھی، آپ مختلف ممالک جا بھی چکے ہیں، دیکھا بھی ہے، سب سے زیادہ پروفیشنلزم وہ مانگتے ہیں تعلیم کے شعبے میں، اور سب سے زیادہ عزت بھی جو تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے، اور سب سے زیادہ ٹیکنیکل مہارت بھی وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جس نے مدرس بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، اس کے اندر ہو۔ تو کیا آپ کے ہاں گورنمنٹ سیکٹر میں تو یقیناً ان کے اپنے فارمولے چیزیں ہوں گی، معیارات ہوں گے، لیکن آپ کی کیونکہ ایک تنظیم بھی ہے، تو کیا آپ کی تنظیم کا بھی کوئی ایسا میکینزم ہے کہ اگر کوئی بندہ اسکول کھولنا چاہے تو اس کے اندر کوئی تعلیمی ڈگری کی کوئی قید ہو، اس میں تعلیمی ایکسپیرینس ہو، کوئی اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہو، کوئی اس کے پاس کوئی ٹرین اساتذہ کی ٹیم موجود ہو، اس طرح کا کوئی معیار موجود ہے یا کوئی بھی بندہ آگے اسکول اپنا کھول سکتا ہے؟ قاسم صاحب بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا۔ دیکھیں اس وقت والدین ویجیلنٹ ہو چکے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ کوئی میٹرک پاس، FA پاس ٹیچر بنتا، ان کے پاس بغیر اس کے تحقیق کے سکولوں میں بچے ڈالتے تھے، لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم وقت بدل چکا ہے۔ وہ ایک آپ کو پتا ہے تھیوری ہے، سروائیول فار فٹسٹ، کوئی بھی پرائیویٹ سکول جب تک فٹ نہیں رہے گا، یہ میرا بلیف ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ فٹ رہنے کے کرائیٹیریاز میں اس کے ڈومین میں سب سے پہلے اچھے ٹیچرز کا ہونا ضروری ہے، اچھا ایڈمنسٹریٹر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ٹریننگ کے جو آپ شعبے کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بلتستان کے اندر میں خوشی کے ساتھ یہ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ جتنی ڈیولپمنٹ ٹریننگ کے حوالے سے ہلچل مچی ہے، جتنے ٹیچرز کے اندر انتھوزیازم اور ڈیزائر پیدا ہو گئی ہے، اس کی نظیر شاید پاکستان کے کسی اور صوبے میں نہیں ملتی ہو۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، میں آغا خان ایجوکیشن سروس پاکستان میں ٹیچر ایجوکیٹر تھا بیک ان 2004-05 میں۔ اس وقت ہم ٹیچرز ٹریننگ کے لیے ہم کیا کرتے تھے، پرائیویٹ سیکٹر سے TADA بھی دے کے، ٹرانسپورٹیشن بھی دے کے، بورڈنگ لاجنگ بھی دے کے، بڑی مشکل سے کھینچ تان کے 10-15 لاتے تھے، ان کو ٹریننگ دیتے۔ اس وقت ایک ٹیکسٹ پہ 200 سے 300 ٹیچرز حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ سارے سکولوں کی وجہ سے شعور آئی لوگوں کے اندر۔ اب ٹیچر بھی اپنے طور پر سمجھ چکے ہیں کہ جب تک ہم فٹ نہیں ہیں، ہم اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں،
प्राइवेट स्कूल के अंदर भी जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए हर कोई अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश करे और हमारे प्लेटफॉर्म के तौर पर भी हम अपने बसात के मुताबिक टीचर्स ट्रेनिंग पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते रहे हैं। मुख्तलिफ जनाब वाली ये पब्लिशर्स आते हैं तो उनको हमने आजकल ये शर्त रखी जी अपने बुक्स के हवाले से टीचर्स को ट्रेनिंग दे दें। लेकिन प्रोफेशनल जो डिग्री की आप बात करते हैं पाकिस्तान में, जैसे आपको पता है BEd MAd की डिग्री, उसको मैं इतना वो नहीं समझता हूँ अहमियत नहीं देते, क्योंकि वो थ्योरेटिकल डिग्री है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उसकी अफादियत यहाँ नहीं है। जैसे आपको पता है बाहर ममालिक में 2 साल इंटेंसिव टीचर्स ट्रेनिंग किए बगैर किसी टीचर को क्लासरूम में भेजने की इजाज़त नहीं है। लेकिन मिनहाजुल कौम हम पाकिस्तान में देखते हैं जो भी आदमी मास्टर्स करके आता है क्लासेस में भेज देते हैं। लेकिन मैं इतना बड़ा दावा नहीं कह सकता हूँ कि सारे टीचर ट्रेन हैं, लेकिन एक रस्म चली है, एक रवाज चली है, और बाकी टीचर्स को भी पता है कि अगर मैं फिट नहीं हूँ, मैं ट्रेन नहीं हूँ, मैं अपडेटेड नहीं हूँ, तो प्राइवेट स्कूलों में जो छोटी मोटी बेचारे बेरोजगार हैं, जॉब मिली है 20-25 हज़ार की, उससे भी उनको खतरा होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट है। तो ये इस वजह से प्राइवेट स्कूलों में रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, प्राइवेट स्कूलों की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, क्योंकि जज़ा और सज़ा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी है, दुनिया में ये होना चाहिए। तो प्राइवेट स्कूलों में पता है टीचर्स को कि अगर मैं थोड़ा सा लूज कर लूँगा, थोड़ी सी मेरी परफॉर्मेंस खत्म होगी तो मेरी जॉब चली जाएगी। इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग की तरह रुझान बहुत बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ सर, मैं आपके वो चैनल के वसातत से कहता हूँ, तालीमी इनकलाब आएगा सिकरदू में। सिकरदू एबटाबाद जैसी सिटी बनेगी। मजीद 5-10 साल के बाद जिस तेज़ी से हलचल आई है, और सबसे अहम चीज़ पेरेंट्स के अंदर शऊर आई है। एक अनपढ़ पेरेंट, मुझे 14 साल हो गए स्कूल खोल के, आज से 14 साल पहले खींच तान के बड़ी मुश्किल से स्कूल में लाते थे। अभी एक मैसेज पे, एक कॉल पे लास्ट टाइम 800 पेरेंट्स स्कूल में आए। मतलब ये अलामत है किसकी? शऊर की। पेरेंट्स की जब तक इन्वॉल्वमेंट ना हो स्कूलों के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह टीचर्स ट्रेनिंग पे बड़ा काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, लाइट मूड में मैं आपको बताऊं, द मोर वी ट्रेन टीचर्स, मिसाल मैं अपने स्कूल की मिसाल ले लूं, अब तक 70 टीचर्स को ट्रेन किया, गवर्नमेंट में चले गए। देखें, वो जाहिरी बात है, हर किसी की अपनी वहाँ सैलरी, हम 25,000 देते हैं, उधर उनको लाख मिलता है। हम जितने टीचर्स, हम एक किस्म की फैक्ट्री हैं गवर्नमेंट के लिए, हम उनको ट्रेन करके दे रहे हैं। इस वक्त तनख्वाह के उस पर मेरे जहन में एक बात आ रही है, और मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था, आप ताकि गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू कर सकेंगे। ज़ाहिर है अच्छे टीचर्स अगर आपको मिलेंगे तो अच्छी तनख्वाह ऑफर करनी पड़ेंगी। वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होगा, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, तो ज़ाहिर है उसकी फिर से। लेकिन एक आम तासुर कहें आपसे, लोगों के कंप्लेन कहें कि जो बच्चों की फ़ीसें हैं और वो जो टीचर्स की तनख्वाहें, उनमें कहते हैं कि तनासब नहीं है। बिल्कुल, फ़ीसें ज़्यादा है, टीचर्स को तनख्वाहें कम है। इस वजह से थोड़े वो कुछ तो होंगे अच्छे असातिज़ा, लेकिन बाकी जो असातिज़ा वो एवरेज टाइप के हैं। आप क्या फरमाएंगे? सर, बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। देखें, आजकल स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर ऐसा नहीं है कि हर प्राइवेट स्कूल बड़े अच्छी तरीके से चल रहा है। मैं आपको ये बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, कोरोना के बाद हमारे तकरीबन 10 से 15 स्कूल क्लोज हो गए। ठीक, न सिर्फ क्लोज हो गए बल्कि उन पर कर्जा चढ़ गया। और वो जो मिसाल नॉन प्रोफेशनल एक आदमी, एक मिसाल एक ठेकेदार है या कोई नॉन प्रोफेशनल है, वो ये देखा देखी में जी फलानी ने स्कूल चलाया, मैं भी चलाऊं, स्कूल चलाता है, उसकी ज़िंदगी 2 या 3 साल होती। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी नहीं होती। जहाँ तक ये सैलरी का ताल्लुक है सर, मैं आपको बताऊं, मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फीस पे मयार तालीम से कर दूंगे। अगर नहीं तो आप रिसर्च करें, आप एक केस स्टडी करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे, आपको मैं बताऊं, आप हैरान होंगे, हम लेते हैं 1000 से 2500 3000 तक की मिनिमम एवरेज हमारी फीस ये है। जबकि इस इन्फ्लेशन के दौर में टीचर्स को ऐसा नहीं है कि शहरों की तरह सिर्फ 5000 10,000 दे रहे, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा उसके मुताबिक बढ़ाया है। लेकिन आपके सवाल से लिंक करता है, हमारा एक रेगुलेटरी एक्ट पास हुआ था, उसके अंदर 6 कैटेगरीज बना। अच्छा, तो ये जी सैलरी जो है ना, अपने बसात के मुताबिक, ऐसा नहीं है कि हर प्राइवेट स्कूल जनाब वाली इतना कमा रहे। लोगों को ऐसा लग रहा है जी ये तो इनके घर देखो, इनकी गाड़ियां देखो, इनकी दुकान, ये कोई फूलों की, वो कांटों की सेज है सर, फूलों की सेज नहीं। मैं बहैसियत प्रेसिडेंट पेन ये कह रहा हूँ, हमारे जितने 2 स्कूल खोल रहे हैं ये गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। अगर हम 40,000 को छोड़ दें तो इनके पास टेंट में भी जगह नहीं होगी, कहाँ पढ़ाएंगे ये? एक वक्त आएगा कि गवर्नमेंट के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होकर मसाइल पैदा होंगे। अभी एक जो मैंने आपसे सवाल किया था वो दरमियान में बात गालिबन वो क्लियर नहीं हो सका कि कोई अगर बंदा स्कूल खोलना चाहे तो आपकी पेन की जानिब से उसके लिए क्या लवाजिमात हैं और क्या मयार? बहुत खूबसूरत सवाल किया सर। देखें सर, दुनिया में आज़ादी है, फ्रीडम फॉर ऑल है, एक्सप्रेशन की आज़ादी है, कारोबार की आज़ादी है, स्कूल खोलने की आज़ादी है, बिजनेस करने की आज़ादी है।
سکردو کے اندر، بلتستان کے اندر، جی بی کے اندر کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی سکول کھولتا ہے تو اس کو نہ پین روک سکتا ہے نہ اور کوئی روک سکتا ہے، صرف ایک چیک اینڈ بیلنس کے ایک پروسیجر ہے۔ میں اکثر اس سوال کا جواب دیتا ہوں، دیکھیں سر، ہم لا محالہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں، ہم سب سے پہلے گورنمنٹ سے رجسٹریشن لیتے ہیں سر، اس کے بعد ہم فیڈرل بورڈ جاتے ہیں، ان کی باقاعدہ افیلیشن ہوتی ہے ہمارے ساتھ۔ اب بات یہ ہے، جو بھی سکول کھولتا ہے بلیم لگاتے ہیں جی گلی محلوں میں سکول کھولتے ہیں جی 2 کمروں پہ، گورنمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کو پراپر اپلیکیشن دیتے ہیں جی آپ آ کے وزٹ کریں، کرائٹیریا میٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، کمرے پورے ہیں نہیں ہے، واش روم پورے ہیں نہیں ہے، لیب ہے نہیں ہے، پلے گراؤنڈ ہے نہیں ہے، مکان پکے ہیں نہیں ہیں، کرسیاں پوری ہے نہیں ہیں، لائبریری ہے نہیں ہے، لیبارٹری ہے نہیں ہے، اتنا بڑا پرفارما ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہوں، پین کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کی رجسٹریشن کینسل کریں، کسی کو ہم کہیں جی آپ سکول بند کریں، آپ کرائٹیریا۔ گورنمنٹ کے اندر سر یہ سارا موجود ہے اور ان کے آفیسرز آتے ہیں، آ کے وہ رجسٹریشن دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، کیونکہ ایک پروفیشنل انٹرویوز میں بیٹھا ہوں، میں وہ بات نہیں کر سکتا ہوں کہ کس طرح رجسٹریشن ملتی ہے، کیا کیا نظیرز ہیں آپ کے پاس میں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ ہیئر۔ اب ان سکولوں کو گورنمنٹ رجسٹریشن دینے کے بعد، تعلق داری کے بنیاد پر، سفارش کے بنیاد پر دینے کے بعد، پھر وہ دوسرے سکول بھی زد میں آ جاتے ہیں جن کے پاس تمام فیسلٹیز موجود ہیں۔ میں بحیثیت پین صدر کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہمیں کنٹرول کریں، ہمارے وہ سکول جو کرائٹیریا میٹ نہیں کرتے ہیں ان کو کنٹرول کریں، ان کی رجسٹریشن منسوخ کریں، ان کو رجسٹریشن نہ دے دیں۔ ہم پرائیویٹ پین والے کیا کر سکتے ہیں، آپ خود بتائیں۔ جب یہ معاملہ ہمارے پاس یہاں ڈائریکٹر صاحب یا ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے، ہم یہ معاملہ ان کے سامنے بھی اٹھائیں گے، رجسٹریشن کا پروسیس کیا اور اس کو کیسے مکمل کرتے ہیں۔ ابھی درمیان میں بات ہوئی بھی تھی یہ ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے، اس پہ کافی لیدے بھی ہوئی تھی، اسمبلی سے لیجسلیشن بھی ہو گئی اور قانون پاس ہو کے وہ تقریباً گزٹ میں شائع بھی ہو چکا ہے۔ تو ابھی اس کے آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر وہ امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی راہ میں کیا ہے، حائل رکاوٹیں کیا ہیں؟ سر یقین کریں، میں کیا بتاؤں، میں 4 دفعہ گلگت گیا ہوں اسی ریگولیٹری ایکٹ کے حوالے سے۔ اس ایکٹ سے پہلے سوشل میڈیا میں اتنا تماشا اور واویلا مچا جی یہ پرائیویٹ سکولز بے لگام ہوتے ہیں، ہوئے ہیں، ان پہ جناب والی چیک ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، ریگولیٹری ایکٹ ہونا چاہیے، ایکٹ آنا چاہیے، ریگولائزیشن ہونا چاہیے۔ جناب ہم نے آخر میں، ہم پوری تنظیموں نے، گلگت اور سکردو کی تنظیم نے مانا اور ہم نے کہا جی بسم اللہ آپ ریگولیٹری ایکٹ لائیں۔ اس کو باقاعدہ پراپر طریقے سے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں 2019 میں اس کو ٹیبل کیا، باقاعدہ اپروو ہوا، اپروو ہونے کے بعد گزٹ میں بھی شائع ہوا، اور اس حوالے سے میں سر اسٹیئرنگ کمیٹی کا جی بی میں، ہم پرائیویٹ سے انہوں نے 4 بندے لیے، گورنمنٹ سے 5 بندے لیے، اس کو چیئر سیکرٹری ایجوکیشن کرتا ہے۔ ہماری 4 میٹنگز ہوئی، لوپ فولز پہ ڈسکشن ہوئی، ڈسکشن ہونے کے بعد ایک ڈرافٹ بن گیا، ایکٹ بن گیا، اور اس ایکٹ کے اندر ہمارے ریزرویشن کو بھی ایڈریس کیا، 1-2 رہ گئی تھی، اور اس کے بعد اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کا جب فیز آیا تو پتہ نہیں سانپ سونگ گیا سر۔ وہ اس وقت گورنمنٹ کے کیا کہتے ہیں، الماریوں کے اس میں سر عطاق میں پڑے ہوئے ہیں وہ ایکٹ۔ میں بحیثیت ذمہ دار پرائیویٹ سیکٹر کا بتا رہا ہوں، اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کریں نا تو ساری چیزیں کلیئر ہوں گی۔ کیوں؟ اس ایکٹ کے اندر آپ کے فیسز سے لے کر آپ کے کرائٹیریا 6 کیٹیگریز بنائے سکولوں کے، اور اس ایکٹ کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ہے کہ کم سے کم فیس 2000 زیادہ سے زیادہ 6000 روپے ہم نے فکس کرنا ہے، اور ہر سال 15 سے 20% ہم نے بڑھانا ہے۔ اور اس ایکٹ میں سب سے خوبصورت بات آپ نے جو کی ریگولیشن کے حوالے سے، اس ایکٹ کے اندر یہ باقاعدہ مینشن ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر پرائیویٹ سیکٹرز کو ڈیل کرے اور اس کے ماتحت 3-4 عملہ ہو۔ اب اس وقت بوجھ ہے اس ڈائریکٹر پہ، ابھی ایک کلریک دے کے انہوں نے کام چلایا ہوا ہے۔ میں آپ کے چینل کے وساطت سے حکام بالا سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ معیار تعلیم کو، پرائیویٹ سکولوں کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ماں ہے، ہمارے اسٹیٹ ہے، آپ اس ایکٹ کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کریں، اور وہ جو سارے جو ملازمین ہیں یا جو بھی سٹپ ہے اس کو اسٹیبلش کریں، تو یہ آج یہ مسائل ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم کوئی الگ اسٹیٹ میں سکول نہیں بنا رہے۔ لیکن اب اس ایکٹ میں رجسٹریشن کا عمل بھی اس میں ہے، ریگولیشن کا عمل بھی ہے۔ 3 سال سے ہم فریاد کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بہت افسوس ہے۔ حکام بالا کو پتہ نہیں کچھ بھی تسمسی نہیں ہے۔ ٹوٹل سر میں آپ کو بتاؤں، ٹوٹل جی بی میں پرائیویٹ کا ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، سننے میں آ رہا ہے اس کو بھی کہیں ڈی ڈی بنا کے کہیں بھیج دیا۔ پورے جی بی میں ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، منظور صاحب تھے، اس کو بھی سنا ابھی ہٹایا ہے اور ختم ہو گیا وہ۔ باقی ڈسٹرکٹ سکردو میں ایک 16 کا ایک بندہ ہے،
खपलू में नहीं है, शिगर में नहीं है, खरमंग में नहीं क्या है। पता एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों आप लोगों से बहुत ज्यादा मुतमईन हो के उन्होंने कहा जिसकी जरूरत ही नहीं है, जिस तरह चल रहा है चलने दे। नहीं मुतमईन, वैसे मुतमईन तो सर उनको होना चाहिए, हम उनकी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। देखिए ना 40,000 बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं, तो अच्छा। लेकिन उसका उनको ऑन करना चाहिए, उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट हाई को। लेकिन अफसोस के साथ आपको पता हमेशा कंपेयर करते हैं। हम बहैसियत कौम में एक स्कूल चलाता हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ पेन का। हम गवर्नमेंट के बच्चे, प्राइवेट बच्चों को खुदा की कसम हम अपने बच्चे समझते हैं। सही, हमने बिल्कुल है, कभी वो तो इसी हमने सोसाइटी अल्लाह को के जवाब हैं, इसी देना माशरे के है, हैं। हम सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट का सोचते हैं सर। बल्कि ऐसा भी हो सकता है एक ही घर से दो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल हाँ, में होंगे, दो बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में होंगे, कोई तो इसमें डिफरेंशिएशन तो नहीं है। कोई हम डिफरेंशिएशन कहते होने हैं भी अभी नहीं हमें चाहिए। कोई तकलीफ नहीं है अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा रिजल्ट आए। देखें ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इस बहस पे लगे हुए हैं, जैसे बगदाद में हलाको खान जब आए थे तो मुसलमान बहस, अभी कोई कहते हैं जी प्राइवेट का रिजल्ट अच्छा। दिस इज नॉट द वे। हमें जाना पड़ेगा जदीद तकाजों के मुताबिक, हमें तालीम की बहरहाल तरफ आगे जाना पड़ेगा। एक तवक्को आम सोसाइटी में लोगों को उनके जहनों में ये होता है, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों में तो नॉमिनल फीस है बिल्कुल ना होने के बराबर है, प्राइवेट स्कूल में एक माकूल अगर फीस देते हैं तो वालिदैन बजा तौर पर आपसे ये तवक्को करेंगे कि बिल्कुल। हमारे बच्चे एक निजी तालीमी इदारे में है जहाँ गवर्नमेंट की निस्बत उनकी ये तवक्कुआत होती नहीं है नहीं सर, कि होना उनके ऊपर चाहिए। फोकस ज़्यादा हो और लिहाजा रिजल्ट भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिले। अच्छा, एक सवाल में मजीद, एक आम जो तासुर सोसाइटी में, ये एक बेहतर मौका है, आप इसको वजाहत भी करेंगे और लोगों की जहन से जो अच्छे स्कूल हैं वो उसको लोग एक्नॉलेज भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात रिजल्ट जब आता है खुद ब खुद पता चलता है पता चल जाए। कि बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि ये अच्छा स्कूल है क्या है। जो आम स्कूल बाज़ के बारे में लोग बताते हैं कि इनका काम सिर्फ कारोबार है, तालीम यहाँ पे नहीं है, और बिलखुसूस इस बात पे भी लोग एतराज़ करते हैं कि बिलखुसूस यहाँ के मौसम सरमा की तातीलात तो 3 महीने की तवील तरीन तातीलात हैं, तो इस अरसे की भी फ़ीस बच्चों से ली जाती है, तो इसका क्या जवाब है? सर बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। मैं पेरेंट्स को ये क्लियर करना चाहूँ, आज से 3 साल पहले एक रिट पिटीशन आई थी इसी मसले को लेकर। चीफ कोर्ट गिलगित में इस पे एक रिट पिटीशन गई, और मैं यहाँ से पेन का नुमाइंदे के तौर पर वहाँ जाके हमने अमजद साहब के फर्म से रुजू करके वकील खड़ा किया, तो उसमें बाकायदा वर्डिक्ट आया, ठीक, बाकायदा बहस हो गई, दलाइल हो गए। तो हमने कहा जी ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि जो 4,000 हम मुलाजमीन हैं, हम उनको सर्दियों की सैलरी नहीं देते, प्राइवेट तो होली सोली उन फीसिस पे है, अगर हम फीस लेकर उन टीचर्स को सैलरी नहीं देते हैं तो आवाम का वावेला करना हक है। नहीं, अगर हम फीस नहीं लेते हैं और उनको सैलरी देते हैं, तो आप बताएं वो बेरोजगार सर्दियों के 3 महीने, गर्मियों के 1 महीने में क्या करेगा वो? ये एक लॉजिकल सेंस बनता है, रीजनिंग है, इसमें रैशनल हमारे पास मौजूद है। ठीक, दुनिया में, पाकिस्तान छोड़े, दुनिया में कोई ऐसा इदारा नहीं है प्राइवेट जिसमें ऐसा हो कि जी छुट्टी हो गई तो फीस नहीं लेंगे। आपको पता है किराए की बिल्डिंग है, किराया आपने छुट्टियों में देना होता है, आपके बाकी एक्सपेंसेस आ जाते हैं, टीचर्स को आप सैलरी पे करते हैं। ये तो एक दिस इज़ वेरी ऑब्वियस एंड क्रिस्टल क्लियर चीज़ है, और इसको अदालत की तरफ से भी हमें बाकायदा जज साहब ने ऊपर से ये कहा, क्या आप टीचर्स को सैलरी देते हैं? हमने कहा जी बिल्कुल देते हैं। ठीक है जी, फीस इनको लेना जायज़ है। अब इशू क्या है? 1-2 स्कूल जो मैं, आप अक्सर लोग कहते हैं गली मेलों के स्कूल, छोटे छोटे नॉन प्रोफेशनल लोग जो स्कूल चलाते हैं, जाहिर बात है इक्का दुक्का वाक़यात होंगे, कोई सैलरी नहीं देता होगा छुट्टियों का, तो हम कहते हैं जी आप जो टीचर्स हैं आपको महरूम रखा है सैलरी से, आपका हक है, आप हमारे पास आ जाएं, आप डायरेक्टर के पास जाएं, आप पब्लिक फोरम में जाएं, आप अपना हक है। फोरम पे कंप्लेन फीस लेने के बाद हराम है सर, हम फीस ले लें, टीचर्स को सैलरी ना दे दें। बाकी सर जहाँ तक बात बिजनेस की बात की, देखें नसीम साहब आप माशाल्लाह से इस शहर के बहुत बड़े दूरंदेश मुदब्बिर शख्स हैं, आप ये बताएं कि ये सर्विस ज़्यादा है, खिदमत ज़्यादा है, बिज़नेस भी है मैं मानता हूँ, लेकिन बिज़नेस से खिदमत ज़्यादा है। सही, मैंने अपने 16 साल इस एजुकेशन पे लगाया, मैंने 3 गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया, मैंने किया, ज़ाहिरी बात है मैंने मेहनत की, मैंने अपने स्कूल को प्रमोट करने की कोशिश की, तो मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, बाज़ दफ़ा हम एग्जामिशन भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे जो है ना मज़ीद हिम्मत दे दे। मैं इसको खिदमत भी समझता हूँ और किसी हद तक इसको बिजनेस भी समझता हूँ। हम मुकम्मल खिदमत करने के लिए तो नहीं आए ना, गवर्नमेंट स्टेट बैठा हुआ है, उनका क्या काम है? आपके टैक्स के पैसे, हमारे चाय पानी, चाय सिगरेट माचिस के जो टैक्स लगता है, क्या ये गवर्नमेंट टीचर्स की, जो एक हेड टीचर का, मेरे पास हमारे स्कूलों में जो हेड टीचर है वो 50,000, 30,000, 60,000 लाख लेता होगा। आपको पता है गवर्नमेंट का हेड टीचर की कितनी है? 2.5 लाख, 3 लाख। बच्चे कितने हैं? 20, 50, 100, फिर नीचे टीचर्स का है। यानी एक स्कूल जिसमें 50 बच्चे हों और जिसमें
20 टीचर्स हों, उनकी अगर सैलरी कैलकुलेट करें तो अबव टू 20 लाख बनता है, 2 मिलियन बनता है। लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर में इतनी कम सैलरी फीस के बावजूद हम बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। देखें लास्ट 10 ईयर्स का आप एक सर्वे करें, 10 नहीं बल्कि 12 ईयर्स के आप आगे जो सीट्स में जाने का जो सिलसिला था, पास पीएससी के रिज़ल्ट पास होने का जो सिलसिला है, अब थोड़ा सा आप इसको एनालिटिकली क्रिटिकली देखें कहाँ से जाते थे। हम मानते हैं कि कुछ 1-2 सालों से गवर्नमेंट सेंटर सिटी में कुछ स्कूलों में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और ये हमारे जितने भी ट्रेन टीचर्स ट्रेन करते हैं वो उधर जाते हैं। इसके बावजूद मैं ब्लेम नहीं लगाऊंगा, उनका सिस्टम पे मैं मशवरा दूंगा कि एक प्रिंसिपल को 5 साल एक स्कूल में रखें तो शायद रिजल्ट अच्छा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना करें, किसी का कान पकड़ के आज इधर हो तो में है तो कल उसको सतपारा ना पहुंचाएं, उसको पढ़ाने दे दें। और जिस स्कूल में मैथ के टीचर की जरूरत है उधर इस्लामियात वाले को ना भेजें, इस्लामियात वाले जगह में फिजिक्स वाले को ना भेजें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब यहाँ ये सीट पे भी बंदा बैठा होगा हम ये सारे मामला डिस्कस करेंगे। अभी हम आखिरी सवाल पे आते हैं, ये 9th के रिजल्ट के ऊपर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी रिजल्ट खराब है, प्राइवेट सेक्टर में भी इतना हौसला अफजा नहीं है। काफी स्कूलों की लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे है, लेकिन फिर वही बात, हमारा अपना एक उसूल है, एक एथिक्स के हम पाबंद है मीडिया के हवाले से, क्योंकि आज गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं है तो हम गवर्नमेंट सेक्टर के रिजल्ट को आज डिस्कस नहीं करेंगे। किसी मुनासिब मौके पे दोबारा भी मौका दे देंगे जब दोनों शख्सियात बैठे हों। तो आज हम प्राइवेट सेक्टर पे आते हैं। फ़ीस की भी बात हो गई, टीचर्स की भी बात हो गई। आप एक माहिर तालीम के हैसियत से एक तो आप प्रेसिडेंट की हैसियत से आप ये बता दें कि इन स्कूलों का रिज़ल्ट इतना ख़राब क्यों है, लोगों की तवक्कुआत के बरखिलाफ़। और एक एजुकेशनिस्ट के हवाले से आप ये बता दें, ये दोनों तमाम अज़ला में ऐसा है, सिर्फ बल्तिस्तान में ऐसा नहीं है, जीबी के तमाम अज़ला में इस साल मैट्रिक के 9 का रिज़ल्ट जो है ख़राब आने की वजूहात आपके नज़दीक क्या है? बहुत खूबसूरत सवाल किया सर। पहली बात तो ये है मैं इतना खुश हूँ इस रिज़ल्ट पे। खुश हूँ इसलिए खुश हूँ, मैं वजह बताता हूँ कि इस बम ने किसी न किसी दिन फटना था। हम ट्रेडिशनल तरीके तालीम पे चल रहे थे, SLO बेस नहीं था, रटिफिकेशन सिस्टम था, चीटिंग भी होती थी। सर इस दफ़ा क्या हुआ है, फेडरल बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया है। फेडरल बोर्ड ने SLO अनसीन क्वेश्चन देने स्टार्ट किए हैं। एक बुक पे वो स्टिक नहीं रहे, फोकस नहीं रहे, हमें मुख्तलिफ रेफरेंस बुक दिए थे। जाहिर बात है पहला साल था। मैं ये भी मानता हूँ कि इस साल वाकई प्राइवेट स्कूल का भी रिजल्ट इतना अच्छा हौसला अफजा नहीं है। 9 में 10 में बहुत अच्छा है, 9 में। और 9 में मैं आपको बताऊं 80% बच्चे एक सब्जेक्ट में मैथ में फेल हो गए। ठीक है सर। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अचानक पैटर्न चेंज किया और मैं खुश इसलिए हूं कि ये पैटर्न आज नहीं तो कल चेंज करना था सर, क्योंकि हमने दुनिया का मुकाबला करना है। तो ये रटिफिकेशन, ये क्रैमिंग, ये चीटिंग से हमने निकलना है। और मैं आपको बताऊं इस साल बहुत सारों ने नकल करने की कोशिश करने के बावजूद फेल हो गए। क्यों? अंदर पेपर में या इस बच्चे को सवाल अलग आए है, इसको अलग आए है। अगर किसी ने नकल की चिट्ठी भी बाहर से दी है तो वो गलत हो गया। क्यों? टेक्निकल दिया है, मैथ के पेपर में घुमा फिरा के पेपर दिया है। तो ये एक चौंका देने वाली सर एक रिजल्ट आया है। इससे न सिर्फ हम प्राइवेट स्कूल्स वाले बल्कि गवर्नमेंट वाले भी इंशाल्लाह हायर हाई अप्स इस पे बड़े सर जोड़कर कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश करेंगे मजीद ये जो है ना ऐसा नहीं होगा, इम्प्रूव करेंगे। यानी मेन जो चीज़ है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक हम टर्म यूज़ करते हैं एजुकेशन में, यानी रटिफिकेशन से निकली है कौन। अब जिसने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया है, कॉन्सेप्चुअल उसके लिए आपने स्कूलों में भी तैयारी की है, उसमें उसको पैटर्न वक्त इसलिए लगेगा। पिछले साल अनाउंस हुआ स्लो बेस लर्निंग के लिए। आपको पता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम के नाम से ऑब्जेक्टिव्स बाकायदा दिए हुए हैं। उसमें मिसाल सवाल इंग्लिश उर्दू वगैरह में तो 60% किताब से ही नहीं आता है। वो ऐसे पहले हमारे दौर में टिट फॉर टिट एक ऐसे देते थे, हम रट्टा लगाते थे, छापते थे, लिखते थे। अब ऐसा नहीं है, ईमेल लिखने के लिए आता है, समझ के अपने तौर पर। तो वो दूध का दूध पानी का पानी, आज नहीं तो कल होना। इस बिना पर मैं खुश हूं सर। ये जितना आज रिजल्ट की आपने बात की ना, इसका हल पता है सर क्या है? हल है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जी बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के वो स्कूल जो ECE 5वीं तक तवज्जो नहीं दे देंगे, आइंदा हर साल रिजल्ट ऐसा आएगा। ये मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ। इसलिए 8 साल तक एक बच्चे की परवरिश कंप्लीट होती, क्योंकि किसी और दिन हम इसी पे डिस्कस करेंगे। इस्लाम ने, कुरान ने, मौला अली का कौल है, यूरोप ने, इस वक्त दुनिया के डेवलप कंट्रीज ने रिसर्च किया है, 80/20 का एक फार्मूला है। 80% सोशल, मॉरल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल
सारी जो डेवलपमेंट है मेंटल वो 8 साल तक होती है, हमें पता ही नहीं। 8 साल तक तो हम बच्चों को गली में फिराते हैं। इसलिए ECD की तालीम, मैं ये नहीं कहता हूँ स्कूल भेज दें, पेरेंट्स अपने खुद आप भी को कर सकते हैं, खुद सही। करें, होम स्कूलिंग करें, बच्चों को पढ़ाएं, उनको तरबियत करें। 8 साल के बाद चेंज नहीं हो सकता। उनके अंदर जो चिड़चिड़ापन है, उनके अंदर जो हसद का एलिमेंट पाया जाता है, पोलाइटनेस पाई जाता है, पॉजिटिव ट्रेट्स पाई जाती है, नेगेटिव ट्रेट पाई जाती है, वो सब उस वक्त पुख्ता वो हो जाते इनहेरिट हैं करते हैं। फिर। 8 साल तक पुख्ता हो जाते हैं। इसके बाद आप जैसा अच्छा टीचर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर मिले तो 20% चांस है कि उसको चेंज करें, मजीद उसमें अदरवाइज modification उसकी आए। सरिश्त में उसकी सरिश्त में उसकी इंस्टिंक्ट में डाली होती है 8 साल के बाद। वो आप मौलाली का वो कौल अकल में कोट करूंगा कि पत्थर पे लकीर है बचपन में तालीम। उस सही। पत्थर की लकीर, पत्थर की जो लकीर है सर, वो कालक की नहीं है, वो टेढ़ी अगर हो गई तो जिंदगी भर उसको या वो तो टेढ़ी तोड़ना सीधा पड़ेगा, नहीं सीधा कर नहीं हो सकते। सकते। तो ये एक मैं पैगाम देना चाहता हूँ आवाम को। तो इंशाल्लाह हम मिल बैठ के जी ये तालीमी उसके लिए कोशिश करेंगे सर। जी नाज़रीन, आपने प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद मीर साहब की गुफ्तगू सुनी। यकीनन बल्तिस्तान रीजन में तालीम किस नहज पर है और तालीम के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या इक़दामात हो रहे हैं और तालीम के शोबे के दरपेश मसाइल क्या क्या हैं, इन हवालों से मालूमात में यकीनन इजाफ़ा हुआ होगा। आइंदा हफ्ते फिर किसी मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।